वक्रतुंड महाकाय शूरकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। विघ्नहरण मंगलकरण गणनायक महाराज, प्रथम निमंत्रण आपको पूर्ण कीजिए काज। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय माता दी मित्रों, मैं धीरेन्द्र द्विवेदी फिर से उपस्थित हुआ हूँ आपके सामने अपने वादे को पूरा करते हुए आपके अपने YouTube चैनल ज्योतिष भी एक समाधान में। पिछले एपिसोड में हमारी आपसे बात हुई थी, हमने आपसे कहा भी था कि आपको हम कुंडली का विश्लेषण करना धीरे धीरे बताएंगे। क्रमबद्ध तरीके से आपको एक एक चीज़ बताएंगे जिससे आप अपनी कुंडली का, अपने घर वालों कुंडली का या और लोगों का भी आप विश्लेषण कर सकते हैं। आपको यहाँ वहाँ भटकने की आवश्यकता नहीं है। उसी क्रम में उपस्थित हूँ आज फिर। ज्योतिष शास्त्र को समझने से पहले, या ये कहें कि ज्योतिष शास्त्र के कुछ नियमों को समझने से पहले हम इस चीज़ पे को जान लें कि कुंडली क्या है। जिस कुंडली की हम बात करते हैं, आप लोगों में से कुछ लोगों के घर में कुंडली होगी भी, आपके जो ज्योतिषाचार होंगे उन्होंने बनाई होगी। एक पत्री होती है, उसमें खाने बने होते हैं, वर्गाकार होती है, उसमें अंक लिखे होते हैं, उसमें कुछ कुछ लिखा होता है, उस चीज़ को आप ज्योतिष कहते हैं। तो वो आखिर है क्या? भारतवर्ष में खासतौर पे हिंदुओं का ये विश्वास है कि पिछले जन्मों के जो कर्म हैं उनके, वो इस जन्म में प्रारब्ध के रूप में उपस्थित होते हैं। या ये कहें कि जो व्यक्ति है वो पिछले जन्म में प्रारब्ध को लेकर के, या पिछले जन्मों के कर्मों को जो उसने किए हैं वो इस जन्म में प्रारब्ध को लेके उसको आता है। अभी कितना सही है कितना गलत, इसका अभी विश्लेषण है। आसपास आपके या हमारे समाज में हम देखते हैं कि कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ही धनाढ्य होते हैं, द्रव्यादियों से परिपूर्ण होते हैं। उन्हें किंचित मात्र भी इस चीज़ का एहसास नहीं होता कि धन अगर ना होगा तो क्या होगा, या धन ना होने की चिंता नहीं होती। और कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जिनके पास धन नहीं होता, यहाँ तक कि इतना नहीं होता कि एक समय के खाना को या एक समय के भोजन को प्राप्त करने के लिए भी जुटा पाएँ। दूसरी बात करते हैं, कुछ व्यक्ति या कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनके नेत्र बहुत ही सुंदर होते हैं। कुछ जीव ऐसे भी होते हैं जिनके जो नेत्रविहीन हैं, जिनको दिव्यांग भी कहते हैं। कुछ लोग दौड़ सकते हैं, कुछ लोग नहीं दौड़ सकते, विकलांग हैं, दिव्यांग हैं। कुछ लोग हष्ट पुष्ट हैं, उनका सेहत बहुत अच्छी रहती है, उनका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहता है, बीमारी उनको छूती नहीं। कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जो जन्म से ही पता लगा प्रायः बीमार ही रहते हैं, या आधी उम्र के बाद उनकी बीमारी चालू हो गई। ऐसे व्यक्ति भी हैं। जैसे हम सभी लोगों का विश्वास है, या सर्वसम्मति से कह सकते हैं इसको, एक दो लोग नहीं मानते होंगे, लेकिन लगभग सर्वसम्मति है कि जो ईश्वर है, जो परमपिता परमेश्वर है, जो एक शक्ति है, जो प्रकृति है, जो भी आप कह लें, ये किसी के साथ अन्याय नहीं करती। अर्थात ये किसी के साथ भी अन्याय नहीं करती, न्याय ही करती है। फिर अगर ऐसा करती है तो फिर ये क्या, कोई दुखी है, कोई सुखी है, कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई विकलांग है, कोई सेहत वाला है, क्यों? इसका तात्पर्य ये है, ये स्वतः ही सिद्ध होता है कि व्यक्ति या जीव जब आता है जीवन में
तो वो अपने पूर्व जन्मों के कर्मों को प्रारब्ध के रूप में लेके आता है और उसी प्रारब्ध का उसको भोग करना होता है। इस जन्म के भी कर्म होते हैं। तो कुंडली की बात करें तो कुंडली है क्या कि जो आपके प्रारब्ध हैं वही प्रारब्ध संकेतों के रूप में आपके कुंडली में लिखे जाते हैं, जो कि ज्योतिर्विद ज्योतिष जो लोग होते हैं, जो जिनको ज्योतिष का ज्ञान है, वो उस अंकों को देखकर, कुंडली को देखकर आपके पूर्व जन्म के जो कर्म हैं, उनके जो प्रारब्ध हैं, उनके जो फल होने वाले हैं, उसका आपको बताते हैं कि भाई आपके ग्रह नक्षत्र ऐसे हैं, ये तकलीफ़ आने वाली है, आप ऐसा कर लीजिए, आप ऐसा कर लीजिए, आप ऐसा कर लीजिए। या यूँ कहें कि जो कुंडली है, कुंडली आपके पूर्व जन्म के कर्मों के फल जानने की कुंजी है, ताली है ये। या यूँ कहें कि पिछले जन्मों के कर्मों के फल को विस्तृत रूप से जो होते हैं उसको सांकेतिक रूप में आपकी कुंडली में प्रदर्शित किया गया। गागर में सागर, कर्म तो बहुत हैं, फल तो बहुत हैं, कुंडली छोटी सी, तो ये गागर में सागर वाली कहानी हो गई। तो इस गागर में जो सागर है, जो संकेत हैं पूर्व जन्म के कर्मों के, जो सांकेतिक भाषा में आपकी कुंडली में लिखे हैं, इसको ही कुंडली कहते हैं। जो ज्योतिष को जानने वाला व्यक्ति, ज्योतिर्विद, ज्योतिषाचार्य, उसको देख करके उसकी व्याख्या करते हैं और आपको बताते हैं कि भाई ऐसा है कि आपके साथ जो समय आने वाला, ये ऐसे इस समय से इस समय तक ये घटना घटित होगी, या आपके साथ ये घटना घटित हो चुकी है। ये है आपका कुंडली। तो अब कुंडली है तो पहले तो हम ये जान लें कि कुंडली बनती कैसे, कुंडली है क्या, जिससे जो आपने देखा वो है क्या। तो आप ये देखिए, ये जो बन के आया है ये एकदम रिक्त है, ये प्रारूप है कुंडली का। कुंडली का जो चक्र है जहाँ पे सारे ग्रह रहते हैं, ये उसका एक प्रारूप है। इसमें आप देखेंगे इसमें 12 जगह रिक्त हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये आपकी कुंडली का प्रारूप। अच्छा, और देखिए, अब देखिए ये जो दूसरी ये जो आया है बनके, ये जो दूसरा आप देख रहे हैं, इसमें क्या लिखा हुआ है? अब ये जो रिक्त स्थान थे ये भर गए। क्या लिखा है यहाँ पे? यहाँ पे लिखा है, आप सबसे ऊपर वाले रिक्त स्थान में देखेंगे तो वहाँ लिखा है प्रथम भाव। अर्थात ये जो रिक्त स्थान थे, इनको, ये रिक्त स्थान नहीं है, इनको क्या कहते हैं? इनको भाव कहते हैं। भाव ये बहुत कुछ बताते हैं आपके जीवन के पहलुओं को, आपके जीवन के जो विषय जिनसे आप परेशान हैं उनके बारे में गणना इन्हीं से होती है। इसलिए ये जानना अत्यंत आवश्यक है कि ये है क्या। तो जो सबसे ऊपर वाला रिक्त स्थान था, इसको कहते हैं भाव, प्रथम भाव। प्रथम भाव को ही लग्न भी कहते हैं। इसके जो बाद वाला है उसे कहते हैं द्वितीय भाव। जो बाद वाला रिक्त स्थान था इसको कहते हैं द्वितीय भाव। द्वितीय भाव जो है इसको धन भाव भी कहते हैं। पहले भाव को, प्रथम भाव को लग्न, द्वितीय भाव को धन भाव भी कहते हैं। और जो तृतीय भाव है इसे कहते हैं सहज भाव। सहज भाव, पराक्रम भाव। और उसके बाद वाला जो चतुर्थ रिक्त स्थान था इसे कहते हैं ग्रह भाव। ग्रह भाव, इसी भाव को मात्र पक्ष से भी देखते हैं, मातृ भाव से भी देखते हैं। चतुर्थ के बाद पंचम, पंचम को कहते हैं संतान भाव, सुत भाव। इसी से आपके जो संतान है, चाहे पुत्र हो या पुत्री, उसका विश्लेषण इस भाव से किया जाता है।
शिक्षा भी इसी भाव से भी देखी जाती है। इसके बाद आ जाइए षष्ठ भाव। षष्ठ भाव ये है आपके शत्रुओं का भाव, ये है रिपु भाव। रिपु भाव शत्रु भाव, या इसे कहते हैं रोग का भाव भी कहते हैं। कई चीज़ें प्रदर्शित की जाती हैं, अभी आगे वाले जब बताएंगे विस्तार से तब आपको बताएंगे। सप्तम भाव जो देख रहे हैं ये आपके दाम्पत्य जीवन का निरूपण करता है। दाम्पत्य जीवन के बारे में जानने के लिए इस सप्तम भाव को देखते हैं। अर्थात अगर आप पुरुष हैं तो ये आपके लिए पत्नी का भाव है, और यदि आप स्त्री हैं तो ये आपके पति का भाव है, और पति के लिए पत्नी का भाव है, अर्थात दाम्पत्य भाव है। इसके बाद में अष्टम भाव। अष्टम भाव मृत्यु का भाव होता है। उसके बाद में नवम भाव। नवम भाव आपके धर्म का भाव है। धर्म का विश्लेषण यहाँ से करते हैं। इसके बाद दसम भाव। दसम भाव में आपके कर्म का भाव है, ये आपके पिता का भाव है ये। इसके बाद एकादश भाव। एकादश भाव आपके आय का भाव है। यहाँ से आपका आय क्या आ रही है इसके बारे में विश्लेषण किया जाता है। और जो द्वादश भाव है, या यूँ कहें ये जो 12वां रिक्त स्थान था, ये आपका व्यय का भाव है। तो ये आपके, अब आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि जो आपकी कुंडली है तो उसमें ये जो रिक्त स्थान बने रहते हैं, उसमें आपकी कुंडली में कुछ न कुछ लिखा होगा, लेकिन फिर भी जो रिक्त स्थान रहते हैं ये इसमें से जो 12 रिक्त स्थान थे, ये क्या किस चीज़ को निरूपण करते हैं। अब देखिए, जैसे मान लीजिए आपकी ज़िंदगी में दाम्पत्य जीवन से लेकर के कोई समस्या है तो किस चीज़ का विश्लेषण करना पड़ेगा? सप्तम भाव का। पुत्र संबंधी है पंचम भाव का। धन संबंधी है द्वितीय भाव का। आय संबंधी है एकादश भाव का। तो ये जानना एक बेसिक चीज़ है। हो सकता है आपको आती हो तो आपको लग रहा होगा ये बेकार है, व्यर्थ है, लेकिन जिनको नहीं आती उनको लग रहा होगा कि हाँ भाई ये चीज़, चलो हम इतना तो जान गए हमारी कुंडली में कि किस भाव से हम किस चीज़ को देखते हैं। तो ये हो गया भाव, कुंडली में भाव का निरूपण, यानी कि कुंडली में भाव हम कैसे देखते हैं, किस भाव का क्या अर्थ है। अब इसके बाद आप देखिए, ये जो कुंडली बन के आई है, इस कुंडली में हमने किया है राशियों का निरूपण। जैसे बात करें, जो सबसे ऊपर रिक्त भाव, जो रिक्त स्थान था जिसको हमने प्रथम भाव कहा था, देखिए वहाँ पे 1 नंबर लिखा हुआ है। ये जो नंबर्स लिखे जाते हैं, अंक लिखे हैं, ये आपकी राशियों को प्रकट करते हैं। हर एक अंक की अलग राशि होती है। 1 से 12 तक अंक ही आपकी कुंडली में लिखे होते हैं, और 1 से 12 तक ही राशियाँ होती हैं। कुल राशियाँ 12 होती हैं। तो ये जो 12 नंबर लिखे रहते हैं, ये इन्हीं 12 नंबर में 12 राशियाँ आपकी आके व्यवस्थित होती हैं। लेकिन जो सबसे ऊपर जो शीर्ष वाला है वो आपका लग्न ही रहेगा, हमेशा वो लग्न ही रहता है। तो अच्छा, एक चीज़ और समझिए, ऐसा नहीं है कि जो 1 2 3 इसी क्रम में ही लिखा रहे, क्रम यही रहेगा, लेकिन ये आवश्यक नहीं है कि जो पहला वाला जो लग्न है वहाँ 1 नंबर ही रहेगा या 1 ही राशि ही वहाँ पर रहेगी, ऐसा नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ, अभी आप देखिए दूसरी कुंडली। अब ये जो दूसरी कुंडली जो आप देख रहे हैं, इस कुंडली में क्या है? इस कुंडली में जहाँ पे आपका लग्न था, अर्थात जहाँ पे जो ऊपर वाला रिक्त स्थान खाली था, जो प्रथम भाव जिसे हम बोलते हैं, उसी को लग्न बोलते हैं। तो जो लग्न इसको बोलते हैं, अब वहाँ पे क्या नंबर लिखा हुआ है? 5। अच्छा, आपकी सहजता के लिए देखिए, मैंने बगल में जो है तो सभी अंकों को किस अंक से किस राशि को प्रदर्शित करते हैं लिखा हुआ है। पहला अंक मेष राशि, द्वितीय वृषभ या वृष राशि, तीसरा मिथुन राशि, चौथी कर्क राशि, 5वीं सिंह राशि, 6ठी कन्या राशि, 7वीं तुला राशि, 8वीं वृष राशि, 9वीं
धनु राशि, 10वीं मकर राशि, 11वीं कुंभ राशि और ये जो सबसे आखिरी वाली जो 12वीं है इसको क्या बोलते हैं, मीन राशि। तो अब आप ये कुंडली में देख के जानेंगे कि ये जो राशियां हैं ये आपके किस भाव में कौन सी राशि उपस्थित है। जैसे इसकी जो पहले वाली थी उसमें लग्न में आपकी मेष राशि 1 नंबर लिखा हुआ था तो वो मेष राशि हो गई। इस वाले में क्या है, यहाँ पे 5 नंबर लिखा हुआ है तो ये अब सिंह राशि हो गई। तो इस तरह से राशियों का निरूपण आपकी कुंडली में होता है। अपनी अपनी कुंडली देखिएगा, सब में कुछ ना कुछ नंबर जरूर लिखा होगा और जो नंबर लिखा होगा वो वही राशि उस भाव में है। हो सकता है किसी में लग्न में नंबर 2 लिखा हो तो वो राशि जो होगी वो वृष राशि होगी, वृषभ लग्न की कुंडली होगी। इस तरह से आप सारा उसको देखेंगे। अच्छा, अब इसके बाद आइए ग्रहों का निरूपण, यानी कि आपकी कुंडली में देखेंगे तो नंबर भी लिखा होगा, ग्रह भी होगा। तो अब बताते हैं आपको कि ग्रह कैसे बैठते हैं। तो अब ये देखिए, ये जो कुंडली आप देख रहे हैं इस कुंडली में आपके ग्रह भी हैं और अंक भी लिखे हुए हैं और भाव तो होते ही होते। तो अब देखिए इसमें मैंने हालांकि पूरा विस्तृत रूप में लिखा हुआ है, जैसे चंद्रमा है तो मैंने चंद्रमा लिख दिया पूरा, लेकिन मैंने वहाँ पे कोष्ठक में लिखा हुआ है चा लगा के बिंदी लगा दी है। ये इसलिए क्योंकि आपकी कुंडली में पूरा नहीं लिखा होगा, वो चा लगा के बिंदी लगी होगी। या भाव 1 पे देखिए, प्रथम भाव में देखिए लग्न जो है वहाँ पे सूरज बैठा है तो मैंने सूर्य पूरा लिखा हुआ है, उसके आगे सू लगा के बिंदी लगा दिया है। तो आगे आपको इतना पूरा ये जो है विस्तृत रूप से नहीं आएगा, केवल उसका सांकेतिक भाषा ही उसमें आएगी। तीसरे में देखिए, जो तीसरा भाव है इसमें क्या है, तीसरे भाव में गुरु बैठा हुआ है। राशि कौन सी है, तृतीय राशि। इसके बाद देखिए आपका जो पंचम भाव है, पंचम भाव कौन सा भाव होता है, पंचम भाव सुध का भाव होता है, संतान का भाव होता है। उसमें कौन बैठा है, मंगल बैठा है। तो ये ग्रह का निरूपण। छठे भाव में आ जाइए, छठे भाव कौन सा है, शत्रु का भाव है, रिपु का भाव है। इसमें क्या बैठा है, राहु बैठा है। इस तरह से आपके सारे भावों में अलग अलग भावों में अलग अलग ग्रह बैठे हैं और इसी तरह से आपकी कुंडली में ये ग्रह बैठते हैं। इसे कहते हैं ग्रहों का निरूपण। ऐसी ही कुंडली है ना आपकी, इससे अलग तो नहीं, यही है ना, ऐसी ही होती है। तो ये आपको प्रारूप बताया कि कुंडली का प्रारूप होता क्या है, कुंडली क्या होती है, कुंडली का अर्थ क्या है, कुंडली से कैसे जानते हैं। बाकी इसका विस्तृत रूप से तो हमको पहली इकाई से ही आना पड़ेगा कि जहाँ से हम इसको आपको एक एक स्टेप करके बता पाएंगे। पहले स्टेप या पहला चरण, राशि। राशि कैसे बनती है, राशि बनती है नक्षत्रों से, नक्षत्रों से बनती है आपकी राशि। तो आज का समय तो पूरा हो रहा है, अगले एपिसोड को बिल्कुल भी भूलिएगा नहीं। अगले रविवार को फिर से आएगा और आपको बताएंगे कि नक्षत्र क्या होते हैं, नक्षत्र का ज्ञान क्या है, कैसे पहचानेंगे कि किस नक्षत्र में जन्म हुआ है आपका और आपकी राशि कौन सी है, नक्षत्र का क्या प्रभाव है आपकी राशियों पे, बहुत आवश्यक है। क्रमबद्ध तरीके से एक एक चीज़ को सीखना बहुत आवश्यक है। ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि अगर हम इसको नहीं सीखेंगे तो सब बढ़िया हो जाएगा या आगे सीख लेंगे, ना ना ना, एक एक स्टेप को, इसीलिए ये वीडियो हम एक एक हफ्ते में कर रहे हैं, डेली भी कर सकते हैं, एक एक हफ्ते में कर रहे हैं। क्यों कि आप एक चीज़ जो सीखिए उसका एक सप्ताह उसका अध्ययन कर सकें, उसको पुनरावृत्ति कर सकें। हाँ, एक चीज़ और मित्रों, अगर आपने अपने चैनल ज्योतिष भी एक समाधान को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि कोई आने वाला वीडियो आपसे मिस हो जाए और आप उसको देख ना पाएँ। और हाँ, बेल आइकन को जरूर दबाइए और अपने मित्रों से भी कराइए, वो भी सीखें। जो बाहर जाते हैं, पैसा खर्चा करते हैं, इतने रुपए, क्या ज़रूरत है।
अगर सारा समाधान आपको मिल जा रहा है, ज़रूरत ही नहीं है उसकी। खैर, अगले एपिसोड में आपसे फिर से मुलाकात होगी आपके अपने चैनल ज्योतिष भी एक समाधान में, और बात करेंगे हम नक्षत्रों की। जय माता दी मित्रों।